आज की क्लास में प्रागैतिहासिक काल को हम पढ़ाएंगे। सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल जो है उसके विषय में जान लेंगे। ओरली मैं आपको पूरी हिस्ट्री बता दूंगी। इसके बाद में हम चित्रकारी के विषय में जानेंगे। प्रागैतिहासिक काल यानी इसी समय मानव का जन्म हुआ था और मानव के जन्म के साथ ही कई कलाओं ने जन्म ले लिया था। जैसे औजार कला, जो सबसे पहली कला थी वो औजार थी। औजार मानव ने बनाना पहला शुरू किया, पहला काम किया। इसके बाद में पहले भोजन का प्रबंध करेंगे, इसके बाद कोई कार्य करेंगे। तो उन्होंने भोजन का प्रबंध कर लिया, मतलब औजार बना लिए और औजार से ही ये क्या करते थे, प्रागैतिहासिक काल में पशुओं को मारते थे और मारकर अपना भोजन इकट्ठा करते थे, प्राप्त करते थे। तो सबसे पहला जो भी कार्य हुआ वो औजारों पर हुआ। हम एक एक चीज को, औजार को भी अलग से, विषय को भी अलग से, मैंने कहा कि ब्रह्मास्त्र स्पेशल क्लास जो है उसमें सारी चीज़ों को अलग अलग से मैं पढ़ाने का काम करूँगी। यहाँ तो आप पढ़ेंगे ही, जो टॉपिक आपका चल रहा है उससे रिलेटेड जो भी कुछ रहेगा उसको भी पढ़ाऊँगी, और साथ में जो ब्रह्मास्त्र स्पेशल मैंने दे रखा है उसमें हर चीज़ों को अलग अलग से डिफाइन करूँगी। उससे सिलेबस का रिलेशन तो रहेगा लेकिन सीक्वेंस का रिलेशन नहीं रहेगा। तो प्रागैतिहासिक काल के मानव ने सबसे पहले औजार बनाए और उन औजारों को वो मानव यूज़ करता था, प्रयोग करता था जानवरों को मारने के लिए। जानवरों को मारकर भोजन इकट्ठा करता था और उसी पर अपना पूरा जीवन यापन कर रहा था। इस काल को कला इतिहासकारों ने जब 3 भागों में सुविधा के अनुसार, ये प्रागैतिहासिक काल के मानव ने तो बांटा नहीं था, ये बांटने जो कार्य है, विभाजन का कार्य है, ये कला इतिहासकारों ने किया था। तो कला इतिहासकारों ने जब प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा तो उससे एक सरलता प्राप्त हुई, उससे समझने में आसानी प्राप्त हुई। आसानी हो गई कि हाँ भाई, ये प्रागैतिहासिक काल का पूरा पाषाण काल है, ये मध्य पाषाण काल है, ये नवपाषाण काल है। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि पूरा ऑल ओवर क्या रहा है उस मानव का जीवन। तो वह मानव सिर्फ और सिर्फ आखेट करता था और भोजन संग्रह करता था, और उसे शुरुआत के समय में यानी प्रागैतिहासिक काल के प्रथम चरण में, पुरा पाषाण काल में कोई जानकारी नहीं थी। सिर्फ औजार बनाने लगा, चित्रकारी करने लगा, बाकी ये सब कुछ बेडौलता के साथ करता था। पहली बार था, समझ नहीं आता था और किसी तरीके से काम चलाऊं काम कर रहा था। फिर मध्य पाषाण काल आया। मध्य पाषाण काल आया नहीं, मतलब वही मानव धीरे धीरे प्रौढ़ हुआ, बड़ा हुआ, समझदार हुआ, काफ़ी लंबा अरसा बीता, उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ी। उस मानव ने और जानकारी हासिल की। जैसे हम लोग इसके पहले 20 साल पहले इतना मोबाइल का प्रचलन नहीं था, बहुत रेयर में किसी के पास था। आज एंड्रॉयड में भी कई एंड्रॉयड, आज बहुत सी जानकारी हो चुकी है जो 20 साल पहले नहीं थी। तो समय के साथ परिवर्तन ये प्रकृति का नियम रहा है। ऐसे ही प्रागैतिहासिक काल का मानव था, उसका भी समय के साथ परिवर्तन होता रहा और वो एक होमो सेपियंस जीनियस मानव के रूप में आगे बढ़ा। उसके जीवन में भी वही कार्य थे जो आज हमारे जीवन में है, रहना, खाना और अपना डेवलपमेंट। उस समय भी यही कार्य थे। कहते हैं ना, रोटी, कपड़ा और मकान,
यही हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं। और वही उस समय में भी था, लेकिन जितना मानव जानकार था उसी हिसाब से कार्य कर रहा था। तो सबसे पहले उस मानव का जीवन चलता कैसे था? तो भोजन से चलता था। और भोजन क्या था? जानवर थे। खेती तो हुई नहीं थी पहले, तो जानवर थे। उसी जानवर को मारकर वो भोजन अपना करता था। और फिर उसको कुछ पकाने की भी आवश्यकता हुई भोजन को, तो धीरे धीरे आग का आविष्कार कर लिया। फिर जब आग का आविष्कार कर लिया तो भूनकर खाने लगा। और जब और आगे उसकी बुद्धि ने विकास किया, उसने विकास किया, तो उसने क्या किया? उसको पकाकर खाने लगा, ऑयल में फ्राई करके खाने लगा। और ये सब डे बाय डे इम्प्रूव होता चला गया। तो सबसे पहले वह जिस वातावरण में रहता था, और वो वातावरण कैसा था? वो वातावरण पूरा हिमाच्छादित था, मतलब बर्फ से ढका हुआ था। मानव था, बर्फ थी, जानवर थे, और कुछ भी नहीं था। पृथ्वी पर हिमयुग चल रहा था। उस समय बर्फ पूरा चारों तरफ इकट्ठा हो रखी थी। तो जैसा जानवर था बड़ा, वैसा ही मानव था। पहले के मानव दो पैर से नहीं चलते थे, दोनों हाथ और पैर दोनों लगाना पड़ता था, जैसे बंदर, ऐसा मानव था। तो जानवर और मानव में बहुत अंतर नहीं था। और फिर धीरे धीरे ये प्रवृत्ति बदलनी शुरू हुई। 4 पैर से मानव 2 पैर पर आ गया, हाथों का यूज करने लगा, और डे बाय डे इम्प्रूवमेंट होने लगा। उसमें चित्रकारी हमारा मेन टॉपिक है। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम प्रागैतिहासिक काल के विषय में जान लें, जो कि कला इतिहासकारों के माध्यम से बताया गया है। जैसे प्रागैतिहासिक काल का मतलब क्या है? हम बार बार एक ही शब्द को कहे जा रहे हैं, उसका कुछ अर्थ भी तो निकलना चाहिए। तो प्रागैतिहासिक काल शब्द का अर्थ क्या है? सबसे पहला, क्योंकि हम इसी चीज को पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि आखिर ये प्रागैतिहासिक काल कह क्या रहा है, कहना क्या चाह रहा है। तो ये जो प्रागैतिहासिक है, ये इतिहास से पहले की कहानी बयां कर रहा है, ऐतिहासिक काल के पहले का काल। एक प्रश्न बन जाएगा, इतिहास से पूर्व के काल को क्या कहते हैं? इतिहास से पूर्व के काल को क्या कहते हैं? एक लाइन में आंसर बना, प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। अब अगर आयोग ने प्रागैतिहासिक काल ना देकर आद्य ऐतिहासिक दे दिया, मान लीजिए प्रागैतिहासिक काल ना देकर आद्य ऐतिहासिक दे दिया, अब हमें क्या करना चाहिए? आद्य ऐतिहासिक काल, अब हमें क्या करना चाहिए? तो हम पहले प्रश्न के माध्यम से जानेंगे उत्तर, फिर दोनों कालों में अंतर जानेंगे और हमें क्लियर हो जाएगा कि आखिर प्रागैतिहासिक काल क्या है और आद्य ऐतिहासिक काल क्या है। अब ऑप्शन बेस्ड बहुत से प्रश्न ऐसे होते हैं जो ऑप्शन बेस्ड होते हैं। अभी आपने उत्तराखंड की परीक्षा में देखा कि पोथी चित्रण का प्रारंभ कहाँ से शुरू होता है, और वहां पर पाल ऑप्शन में दिया ही नहीं, पाल शैली ऑप्शन में दिया ही नहीं, और सीधा दे दिया जैन शैली। दे दिया कि नहीं दे दिया? तो जैसा ऑप्शन रहे आप वैसा आंसर करें, क्योंकि
हमारी कला में कुछ प्रश्न ऑप्शन बेस हैं। और हम एक बात आपको और बताना चाहेंगे, जो हम नर्तकी की ऊंचाई पढ़ते हैं, नर्तकी की माप पढ़ते हैं, नर्तकी मतलब डांसिंग गर्ल जो मोहनजोदड़ो से मिली है। थोड़ा सा हम टॉपिक से हट रहे हैं, इसलिए हट रहे हैं कि मुझे कुछ चीज़ें याद आ गई और बाई चांस वो दिमाग में हमेशा ना रहे, तो ये हमारे सारे स्टूडेंट उसको नोट जरूर कर लें। तो ये प्रश्न अभी सिविल की परीक्षा में आया और वहाँ पे ऑप्शन में आया कि नर्तकी की माप जो मोहनजोदड़ो से, क्योंकि वहाँ पे एक चैप्टर होता है कला और संस्कृति, उसमें ये प्रश्न आया कि नर्तकी की या नृत्यांगना की जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है उसकी माप क्या है। और हम हमेशा आपको बताते चले आए हैं कि हर पुस्तकों में उसकी माप अलग अलग मिलती है। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, तो उसमें 4 इंच एक दिया, ऑप्शन ए 4 इंच दिया, बी 4.1 इंच दिया और सी 9 इंच दिया और डी आपका 7 या 8 इंच दिया। ऐसे करके ऑप्शन बनाया। तो ये इंच में पूछ रहा है, ना कि सेंटीमीटर में। पहला तो हम यही समझ लें। फिर आयोग के द्वारा उस उत्तर को माना गया 4 इंच, इसलिए आप लोग पहला आंसर अपना 4 इंच मानिएगा। प्लीज हमारी बात को ध्यान से सुनिए। 4 इंच नर्तकी की माप मानी जाती है। अगर प्रश्न में ऑप्शन में ना रहे तभी हम 4.1 पर जाएंगे। ये एकदम अपने दिमाग में बैठा लीजिए। देखिए होता क्या है, जैसे ये प्रश्न कई बार आ चुका है पहले, तब आयोग के द्वारा आंसर की रिलीज नहीं होती थी। अब हमें उन प्रश्नों को कैसे समझना है, उन प्रश्नों को हमें ऐसे ही समझना है कि जहां प्रश्न आ जाए आयोग ने वहां उत्तर क्या माना है और आपत्ति भी नहीं लगी है। और मान लीजिए आपत्ति लगी भी है तो उसका सॉल्यूशन क्या आया है, इनकी जानकारी हमें रखनी पड़ेगी, तभी हम सही उत्तर परीक्षा में दे सकते हैं। तो इतना ध्यान रहे, अगर ऐसे ऑप्शन मिलते हैं नर्तकी के लिए तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा 4 इंच। ध्यान दीजिएगा इस बात को और अपने नोट्स में मेंशन करते चलिए कि भाई ये चीज यहाँ पर हमें मिली थी और हमने बताया था आपको। क्योंकि बहुत कोई जरूरी नहीं है कि हम आपको हड़प्पा पढ़ाते समय या मोहनजोदड़ो पढ़ाते समय ये सब डिफाइन कर पाए, नहीं दिमाग में रहा तो नहीं कर पाएंगे। और बहुत से स्टूडेंटों का ये डिमांड है कि नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएं। नोट्स कतई प्रोवाइड ना करवाए जाएं, ये मेरा मानना है। आप खुद से नोट्स बनाएं, क्लास से नोट्स बनाएं, वो ज़्यादा बेहतर आपके लिए होगा। आप समझ पाओगे कि आपने क्या लिखा है, आपने ऑप्शन कैसे होने चाहिए ये आपने लिखा है, ये आप समझ पाएंगे। नहीं तो फिर वही बात होती है कि बिना मन का किया गया कार्य बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है, आगे उसकी बुनियाद नहीं रहती है। अब प्रागैतिहासिक काल को हम प्रश्न के हिसाब से समझाना चाहेंगे। जैसे प्रश्न बना हमारा, देखिए ज्यादातर हम प्रश्नों के माध्यम से ही पढ़ाने का कार्य करेंगे। जैसे हमारा प्रश्न बना कि प्रागैतिहासिक काल, जैसे हमारा प्रश्न बन रहा है इतिहास से पूर्व के काल को कहा जाता है या क्या कहा जाता है।
इतिहास से पूर्व के काल को क्या कहा जाता है? अगर कुछ इस तरीके से प्रश्न बन गया हमारा। अब हमारा ऑप्शन बना क्या बना? हमारा ऑप्शन बना प्रागैतिहासिक काल, और हमारा सेकंड ऑप्शन बना आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरा ऑप्शन हमारा बना ताम्रपाषाण काल। और चौथा ऑप्शन बना वैदिक सभ्यता। ये चार ऑप्शन में हमारा प्रश्न निहित है। अब हमें आंसर कैसे देना है ये बताएं। इसमें तो कोई विवाद ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि ऑप्शन क्लियर है। तो ऐसे में हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा प्रागैतिहासिक काल। ठीक, बात समझ में आई? लेकिन यदि हमें ऑप्शन में चेंजेस मिले, जैसे ये ऑप्शन आयोग ने दिया ही नहीं, ये ऑप्शन आयोग ने नहीं दिया, अब क्या होगा? वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा। अब क्या होगा भाई? अब हमें ऑप्शन बेस आंसर देखना पड़ेगा। अब हमने ए ऑप्शन में डाल दिया आद्य ऐतिहासिक काल। बहुत ध्यान से बात को सुनना, समझना और लिखना, पढ़ना, इतने मात्र से ही चयन हो जाएगा। आद्य ऐतिहासिक काल एक ऑप्शन में मिला। बी ऑप्शन मिला हमारा आधुनिक काल, या कोई भी ऑप्शन रख लीजिए। और डी ऑप्शन मिला हमें इनमें से कोई नहीं। अब क्या करें? अब हमें क्या करना चाहिए? अनुराधा वर्मा जी, हेमा इम्तियाज जी, रीता जी दिल्ली से, क्या करना चाहिए बताइए? अब बहुत से स्टूडेंट ये कहेंगे कि भाई यहाँ तो हमारा ऑप्शन ही नहीं है, फिर क्या करें? नहीं, सुनिए, ध्यान से समझिए। ऑप्शन नहीं है, इसको भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इन दोनों में आखिर अंतर क्या है, यहीं पर हम समझ लेते हैं। ये हमारा है प्रागैतिहासिक काल, और ये हमारा रहा आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल रहा और ये रहा प्रागैतिहासिक काल। बहुत ही छोटे लाइन में समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर जो जानकारी हमें मिली है प्रागैतिहासिक काल को हमने जाना कैसे, समझा कैसे, इसके विषय में जो भी हमें जानकारी प्राप्त हुई वे शैल चित्रकलाओं से मिली है। ये जानकारी हमें कैसे मिली? शैल चित्रकला से ये जानकारी प्राप्त हुई है। और यहाँ पर इन लोगों की जानकारी प्रागैतिहासिक काल के बाद जो काल आता है वह ताम्रपाषाण संस्कृति या ताम्रपाषाण काल आता है, और इसके तीसरे नंबर पर आता है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल के विषय में मतलब सैंधव सभ्यता के विषय में आज जो कुछ भी हम जानते हैं वो पुरातत्व विभाग से प्राप्त चीजों से प्राप्त जो भी सामग्री हमें मिली खुदाई के माध्यम से, उससे जानते हैं। मतलब कहीं ना कहीं जमीन के नीचे से जो चीजें प्राप्त हुई है
उससे हमें पता चलता है कि वहाँ की मानव जाति, मानव सभ्यता, मानव संस्कृति क्या रही होगी। इसी से तो पता चलता है। प्राचीन खंडहरों से, उत्खनन से, पुरातत्ववेत्ताओं ने जो कार्य किए उनसे, लेकिन जो ओपन जानकारी हमें मिली वो मिली प्रागैतिहासिक काल में शैल चित्रकला से, शिलाओं से मिली, जिस पर चित्र उकेरे गए थे। और उस चित्र को जानकर, उस चित्र को देखकर हम ये डिसाइड कर पाए कि प्रागैतिहासिक काल का मानव क्या क्या करता रहा होगा, कैसा जीवन यापन करता रहा होगा। लेकिन दोनों जगह हम पढ़कर इसको भी और इस संस्कृति को भी हम पढ़कर नहीं समझ पाए। इनको तो पढ़ना आसान ही नहीं था, क्योंकि इनकी जो लिपि थी वो चित्रात्मक थी। इनकी लिपि कैसी थी? चित्रों में थी, चित्रात्मक थी। और कहीं ना कहीं आद्य ऐतिहासिक काल में भी लिपि तो मिली, लेकिन पढ़ी नहीं जा सकी। इसीलिए इस काल को हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं और इसको भी हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ये बात स्पष्ट हुई कि आखिर क्यों, इस क्यों का जवाब हमने आपको यहाँ पे दिया है। ये बात एकदम कंफर्म हुई कि पहला आंसर हमारा इतिहास के पूर्व के काल को क्या कहते हैं, तो प्रागैतिहासिक काल, नो डाउट। लेकिन यदि ऑप्शन में ये नहीं है तो और ये प्रश्न आ भी चुका है, ये प्रश्न आ चुका है और आयोग ने इसका उत्तर क्या माना? आद्य ऐतिहासिक काल। तो क्या हमें प्रागैतिहासिक काल के रहते आद्य ऐतिहासिक काल लगा देना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। जब हमारा ऑप्शन ना रहे तभी हम आद्य ऐतिहासिक काल पर जाएं। बात समझ में आ गई? एकदम कंफर्म हो गई, क्लियर हो गई? अब हम आते हैं अपने पॉइंट पर और हमारा पॉइंट है प्रागैतिहासिक काल, जिसे हम आपको पढ़ाने चल रहे हैं। देखिए, ये मेहनत का विषय है। ये कितना, जितना हम और आप यहाँ पे मेहनत कर लेंगे उतना ही हमें सफलता मिलेगी। मेहनत पर सारी चीजें डिपेंड करती हैं। अब बहुत से लोग कहेंगे अंबानी तो बहुत कम मेहनत करते हैं। अंबानी के पीछे की मेहनत जिसने की है उसके, उनसे पूछिए कि उन्होंने कितनी मेहनत, संघर्ष करके उस चीज को खड़ा किया होगा। अब प्रागैतिहासिक काल को इंग्लिश में क्या कहेंगे? प्री हिस्टोरिक एज। क्या कहेंगे? प्री हिस्टोरिक एज कहेंगे, प्रागैतिहासिक काल कहेंगे। ये इंग्लिश वर्जन है और ये हिंदी वर्जन है। इसके अन्य नाम क्या हो सकते हैं? हम अपनी सुविधा के अनुसार, ये कोई प्रागैतिहासिक काल के मानव ने नहीं कहा कि हमारे युग को आप प्रागैतिहासिक काल कहिए, नहीं। ये तो हमने पढ़कर, समझकर नाम दिया है, पढ़कर दिया, समझकर दिया। तो इसको प्रस्तर युग कहा गया। आखिर प्रस्तर युग ही क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ पर पत्थर बहुत महत्वपूर्ण थे। यहाँ पर क्या थे? पत्थर बहुत महत्वपूर्ण थे। और ये पत्थर कैसे थे, इन पत्थरों का क्या प्रयोग होता था, इनको हम ब्रह्मास्त्र स्पेशल जो क्लास है, यहाँ के पत्थर, यहाँ के औजार, यहाँ के मानव सब डिफाइन करेंगे। अभी आप यहाँ पर सिर्फ ये जानिए कि इसका अन्य नाम क्या था। इसका अन्य नाम था प्रस्तर युग। आदिकाल मतलब बहुत पुरातन समय। और इस काल में कौन से लोग थे? आदिम थे, आदिमानव थे। इसलिए इस काल को इतने नामों से जाना गया। लेकिन इसका जो वास्तविक नाम है, इसका जो वास्तविक नेम है, वास्तविक नाम है, वो क्या है? वो है प्रागैतिहासिक काल। ये है इसका सही उत्तर, प्रागैतिहासिक काल। और उसमें भी विश्व की कला है, विश्व का प्रागैतिहासिक काल है, विश्व का प्रागैतिहासिक काल है। लेकिन हम यहाँ पे आपको विश्व का प्रागैतिहासिक काल नहीं पढ़ा रहे हैं।
हम यहाँ पर आपको इंडियन आर्ट पढ़ा रहे हैं और इंडियन आर्ट में हम आपको भारतीय प्रागैतिहासिक कला, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के विषय में बता रहे हैं। ये भारत का प्रागैतिहासिक काल है। हमने लिखा है टारगेट टीजीटी, मतलब टोटल फोकस हमारा टीजीटी पर होगा। ये क्लास स्पेशली टीजीटी के लिए चल रही है, इसलिए मेन टारगेट हमारा टीजीटी पर होगा। अब बहुत से लोग कहते हैं क्या डीएसएसबी के लिए नहीं हो सकती, क्या केवीएस के लिए नहीं हो सकती? तो हर जगह पहले तो ये समझो कि टीजीटी का मतलब क्या है, डीएसएसबी का मतलब क्या है, तब ये चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। डीएसएसबी एक चयन कमीशन है, एक कमीशन है जो परीक्षा कराता है और उसमें भी टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी आती है। केवीएस में भी टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी आती है। आपकी शिक्षा सेवा चयन बोर्ड आयोग में भी टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आती है। आपके एलटी ग्रेड में भी टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आती है। बात को समझिए कि ये क्लास स्पेशली टीजीटी के लिए, सभी आयोगों के लिए है, कोई अलग से, क्योंकि सारा सिलेबस लगभग सेम है। और जब भारत में भीमबेटका का आप डीएसएसबी में भी पढ़ेंगे, यहाँ भी पढ़ेंगे, मिर्जापुर वहाँ भी पढ़ेंगे, यहाँ भी पढ़ेंगे, तो सिलेबस थोड़ा सा अंतर होता है, किसी में कम किसी में ज़्यादा, बस। तो इसका अन्य नाम क्या था? प्रस्तर युग था, आदिकाल था, आदिम काल था, लेकिन इसका वास्तविक नाम था प्रागैतिहासिक काल। अब हम इंडियन प्री हिस्टोरिक एज पढ़ रहे हैं, तो उसका समय क्या है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका समय जो भारत में रहा है वह 30,000 ईसा पूर्व से लेकर 50 ईस्वी तक रहा है। ऐसा क्यों? आखिर चित्रकला का जो समय रहा वो 3000 से नीचे उतर नहीं रहा है और यहाँ पर पूरे काल का समय 50 ईस्वी माना गया है। तो ऐसा, इसको समझने के लिए हमारे कल के प्रश्न पर हम आए। हमारा कल का प्रश्न था, हमने आपको ग्रुप में रात में एक प्रश्न भेजा था, लगभग 1 बजे के करीब प्रश्न भेजा था कि जोगीमारा की गुफाएं, जोगीमारा की गुफाएं किस काल में बनी थी, किस काल की थी? ऑप्शन हमने दिया था प्रागैतिहासिक काल, गुप्त काल, चाणक्य और चंदेल। जो भी ऑप्शन बना लिया, क्योंकि ऑप्शन में तो कुछ हमारे पास यहाँ है नहीं, तो कोई भी ऑप्शन रख सकते हैं। और डी में डाल दिया इनमें से कोई नहीं, डी में डाल दिया इनमें से कोई नहीं। अब बहुत से स्टूडेंट विचलित हो जाएंगे और कहेंगे कि भाई अच्छा ये क्वेश्चन नहीं था, ओके कोई नहीं, ये भी क्वेश्चन था मेरे पास, हो सकता है मैंने दूसरा प्रश्न भेजा था। अच्छा, जोगीमारा की गुफाएं निम्नांकित में से कौन सी गुफा राम के वनवास से संबंधित है? मुझे याद आ गया, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन फिर भी आप इसको भी समझ लीजिए। तो जोगीमारा की गुफाएं किस काल, बताया ना कि इतना पढ़ने के साथ में ये याद नहीं है भी कि हम कौन सा प्रश्न आपको भेजे थे, लेकिन हाँ जब हम ब्रॉड पढ़ते हैं तो कहीं भी कभी भी कोई भी प्रश्न का जवाब हम आसानी से दे लेते हैं, और जब हम 4 लाइनों में जानकारी रखते हैं तो नहीं दे पाते हैं। अब इसका जो समय रहा है जोगीमारा की गुफा का, अब देखा जाए तो ना तो प्रागैतिहासिक काल है, ना गुप्त काल है और ना ही चालुक्य काल है। तो क्या हमें इनमें से कोई नहीं लगा देना चाहिए? नेहा जैन जी, क्या हमें इनमें से कोई नहीं लगा देना चाहिए? बताइए। 300 ईसा पूर्व है, बिल्कुल सही है, लेकिन
हमें इनमें से कोई नहीं लगाना है। क्यों? उसका रीजन है, हमें लगा देना है प्राग ऐतिहासिक काल। बहुत से लोगों के मन में ये सवाल उठेगा कि भाई प्राग ऐतिहासिक काल हम क्यों लगाएं? तो वो इसलिए लगाएंगे क्योंकि ये समय जो आपका चलता चला आ रहा है 30,000 ईसा पूर्व से 50 ईस्वी, इसलिए लगाना पड़ेगा। बिल्कुल इसीलिए लगाना पड़ेगा। बहुत सी चीजें होती है ना कि हम किसी की नकल कर लिए, अरे हाँ ठीक है मैम ने ऐसे लिख दिया, मैंने भी लिख दिया। लेकिन जानते हो, जब हमें उस पर डिस्कशन करना होगा, जब आयोग में ये बात उठेगी, ये प्रश्न आया कहाँ से, इसका आंसर आपने गलत दिया, सही दिया, तो उसका जवाब वही दे सकता है जिसने एकदम डीप में अध्ययन किया है। नहीं तो क्या ही पता, अभी फटाक से जितने धुरंधर हों सबको पूछ लो कि जोगीमारा की गुफा किस काल की है, तो बताएंगे कि वैदिक काल की है। नहीं, मौर्य काल पहले, वैदिक काल उसके बाद में, और कुछ भी नहीं मिलता है तो प्राग ऐतिहासिक काल लगा देना। इस तरीके से ऑप्शन आपको ऑप्शन देख आंसर देना है। अब बहुत बड़ी बात है, बहुत विचित्र बात है भाई कि प्रागैतिहासिक काल की गुफा है क्या जोगीमारा? हाँ बिल्कुल है। ये गुफा प्राकृतिक है, प्रागैतिहासिक काल के मानव ने कभी बनाई थी और इसी गुफा में सम्राट अशोक ने काट करवा दिया। इसी गुफा को सम्राट अशोक ने सजवा दिया, इसीलिए ये मौर्य काल की हो गई। और वास्तव में ये गुफा प्रागैतिहासिक काल की तो नहीं है, लेकिन कृत्रिम भी नहीं है, प्राकृतिक गुफा है ये। बात समझ में आई? और ये प्रश्न आ भी चुका है। अब देखिए, ये क्लियर हो गया ना। अब हम आपको जो दूसरा प्रश्न था ना, उसको हम आपको स्मार्ट स्पेशल जो ब्रह्मास्त्र स्पेशल है उसमें पढ़ाएंगे। आज हम सरगुजा के विषय में वहाँ पे बताएंगे, आपको पढ़ाएंगे, सरगुजा की पूरी जानकारी देंगे, उसी में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो भारतीय प्रागैतिहासिक काल का है ये, ना कि चित्रकला का। ये क्या है? पूरा समय है, पूरा जीवन चक्र है प्रागैतिहासिक काल का। यहाँ पे चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, इनका कोई मतलब नहीं है। अब बात करते हैं भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के समय की। अब यहाँ पे उत्तर आता है कि भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला का समय क्या था? ये प्रश्न बना और ऑप्शन बना 5000 ईसा पूर्व, बी ऑप्शन बना 7000 ईसा पूर्व, और सी ऑप्शन बना 3000 ईसा पूर्व। और डी ऑप्शन बना 2000 ईसा पूर्व। तार्किक चीजों के साथ आप पढ़िए, तार्किक चीजों के साथ। अब यहाँ पे भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला का समय क्या रहा, मतलब एंडिंग की बात कर रहा है, ये खत्म हो कब रही है। अब ऑप्शन हमारा आंसर क्या होना चाहिए? यहाँ पे हमारा ऑप्शन होना चाहिए 3000 ईसा पूर्व। इसके बाद में कला इतिहासकारों ने कहा कि
3200, इसके पहले 4200 ईसा पूर्व में ही आपका सैंधव सभ्यता आ चुका है। इसीलिए आगे की जो चित्रकारी है वो नवपाषाण काल के 3000 ईसा पूर्व के बाद आई ही नहीं। इसलिए कहा। बात समझ में आ गई ना कि उधर चले जाइए आप आद्य ऐतिहासिक काल में। जब आद्य ऐतिहासिक काल में चले गए और उसका समय कहाँ से स्टार्ट हो गया भाई, अगर हम एनसीईआरटी के हिसाब से देखें तो 2700 में आ ही रहा है उसका समय। 2700, 2300, 2500 सब में मिल रहा है, ये सबसे कम समय। लेकिन 4200 भी मिलता है, 3200 भी मिलता है। तो जब उधर ये शुरू हो चुका है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं, बिल्कुल इसका मतलब कहीं ना कहीं सैंधव सभ्यता आ चुकी है। इसीलिए 3000 के नीचे जाना नहीं है। अब बहुत से विद्वानों का ये भी मानना है कि भाई 3000 से नीचे जाना नहीं है तो हम आंसर 5000 क्यों ना करें, 7000 क्यों ना करें, 3000 क्यों करें। तो क्यों का जवाब मैंने आपको दिया कि इसके बाद में सैंधव सभ्यता डेवलप होने लगी, इसीलिए इसका समय है ही नहीं। और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि प्रागैतिहासिक काल का जो समय रहा वो 50 ईस्वी रहा है। तो 50 ईस्वी में जब हम आएंगे तो सैंधव सभ्यता को ऐड कर लेंगे और जब चित्रकारी की बात होगी तो हम 3000 से नीचे नहीं जाएंगे। बात समझ में आ रही है? मैंने कला को पढ़ा नहीं, कला को जिया है। और जो जीता है ना, जिया मतलब जीता मतलब ये जीत नहीं, जिया है, मैंने जिया है इसको, मैंने इसको बहुत समझने का प्रयास किया और यकीन मानिए ना बहुत इजी हो गया। और ये नहीं तो जब मैंने शुरू किया था ना तो मुझे ऐसा लगता था कि पता नहीं क्या उत्तर कहाँ से आ जा रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है। मैं कभी कभी फ्रस्ट्रेशन में परेशान हो जाती थी और उठा के किताबों को रख देती थी, कहती थी पता नहीं क्या, किसी ने कुछ लिखा, किसी ने कुछ लिखा। लेकिन जब मैंने कला को जीना शुरू किया मुझे बहुत अच्छा लगा और जानकारी पर जानकारी होती चली गई। और आज भी हम लर्निंग एज में आज भी चल रहे हैं। कोई ये कहे कि हम परफेक्ट हो गए, नहीं, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन इतना है कि मैं आपको परफेक्ट बना दूंगी, लेकिन मैं परफेक्ट नहीं हूँ। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला का जब समय आएगा तो 3000 ईसा पूर्व से नीचे नहीं जाओगे आप। और क्यों नहीं जाओगे उसका कारण यहाँ पर बैठा हुआ है और मैंने आपको बता दिया है। तो पहला आंसर जो हमारा रहेगा वो 3000 ईसा पूर्व होगा और जो सेकेंड ऑप्शन हमारा रहेगा वो 5000 ईसा पूर्व होगा और जो थर्ड ऑप्शन हमारा रहेगा वो 7000 ईसा पूर्व रहेगा और जो फोर्थ आंसर हमारा होगा वो हमारा ऑप्शन बेस होगा। 8000 भी पूछा जा सकता है और 9000 भी, 7000 भी, 5000 भी, लेकिन हमारे पहले जो ऑप्शन रहेंगे वो है आपका 3000, फिर 5000, फिर 7000। इसके बाद ऑप्शन बेस क्वेश्चन होगा। ये बात एकदम कंफर्म हो जाए, आपको क्लियर हो जाए, तब हम आगे बढ़ें। बहुत से लोगों का ये कहना होता है कि मैम कहीं कहीं 5000 दे रखा है, कहीं कहीं 3000 मिलता, तो वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग है, ये जान लीजिए। लेकिन अगर हमें ऐसा ऑप्शन मिल रहा है तो पहला आंसर हम 3000 करें, फिर 5000 करें, फिर 7000 करें, जैसा ऑप्शन है वही वैसा प्रश्न करिए। ठीक, अब हम बात करेंगे प्रागैतिहासिक काल का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है। अभी हम आपको बता चुके हैं, इतिहास से पूर्व के काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ऑप्शन है तो ठीक है, नहीं है तो उसको आद्य ऐतिहासिक काल भी किया जा सकता है।
पाषाण काल का जनक कौन था? अच्छा प्रश्न बनता है और इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है। तो पाषाण काल का जनक जो था वो कौन था? रॉबर्ट ब्रुसफुट महोदय थे। कौन था? रॉबर्ट ब्रुसफुट महोदय थे। अब हम थोड़ा सा अगर लॉजिक लगाएंगे तो हम जानेंगे कि भाई इनको जनक कहा क्यों जा रहा है। क्यों बताइए हरिओम विश्वकर्मा जी, ये ब्रुसफुट महोदय प्रागैतिहासिक काल के या पाषाण काल के पिता क्यों कहे जा रहे हैं? आखिर इन्होंने क्या चित्र बना दिए थे? क्या इन्होंने चित्र की खोज कर ली थी? आखिर ऐसा हुआ क्या जिनको जनक कहना पड़ रहा है? कोई बता सकता है? नीलेश मौर्य जी। बिल्कुल, अरे भैया अभी यही बात आई थी। हर चीज का लॉजिक है, बस समझने की देरी है। और हमें लगता है कि जो हमारे स्टूडेंट आज 3 साल से रेगुलर मेरे से जुड़े हुए हैं वो आज बहुत अच्छे पोजीशन में हैं। ये मुझे एकदम कंफर्म है, क्योंकि मैं ये जान चुकी हूँ कि मेरे जो स्टूडेंट आज इतने दिन से जुड़े वे, जैसे मैंने कहा ना, मैंने कला को जिया है तो मेरे स्टूडेंटों ने मुझे जिया है और ऐसा ही आंसर दे देते हैं। और इसका ये बात समझ में आ गई ना कि औजारों की वजह से। अब हम औजार की बात कर लें। अभी हमने कहा ना एक लॉजिक है, और वो लॉजिक क्या है इसको समझ लेते हैं। लॉजिक यहाँ पे हमारे कहने का ये है कि प्रागैतिहासिक काल में, अभी मैंने बताया था ना कि मानव ने पहले बनाया क्या? अभी बताया था कि नहीं कि मानव ने पहले बनाया क्या? आखिर क्या पेंटिंग शुरू कर दी? नहीं, मानव ने सबसे पहले क्या बनाए? औजार बनाए। औजार, औजार मतलब हथियार। हथियार मतलब एक इंस्ट्रूमेंट ऐसा जिनसे वे शिकार कर सकते, ऐसा उन्होंने औजार बनाया। और वही औजार का अध्ययन किया किसने? रॉबर्ट ब्रुसफुट महोदय ने। अध्ययन किया किसने? रॉबर्ट ब्रुसफुट महोदय ने। तो पहली कला कौन सी थी? औजार की कला थी। औजार थे पहली कला में जो शामिल हुआ, औजार थे। औजार कहाँ के? प्रागैतिहासिक काल के। और प्रागैतिहासिक काल में भी कहाँ? पुरा पाषाण काल। और पुरा पाषाण काल में भी कहाँ? उच्च पुरा पाषाण काल। बात समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से कि भाई रॉबर्ट ब्रुसफुट महोदय को पिता कहा ही क्यों जा रहा है? बस इसीलिए कहा जा रहा है कि जो पहली कला थी वो क्या थी? औजारों की कला थी, जो जिस पर रॉबर्ट ब्रुसफुट महोदय ने अध्ययन किया और जाना, समझा कि ये औजार इन्होंने बनाए कैसे, किस सामग्री से थे। बस इसीलिए इनको प्रागैतिहासिक काल का या पाषाण काल का या आदिम काल का जनक कहा जाता है, पिता कहा जाता है। बात समझ में आ गई? एकदम क्लियर हो गई कि नहीं? देखिए क्लास में तुरंत कंफर्म कर लीजिए, ज़्यादा बेहतर है। हम लगभग पढ़ाते समय लगभग सभी स्टूडेंट के मैसेज को, कमेंट को देखते रहते हैं, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि डिस्टर्ब ना करें। अगर डिस्टर्ब करेंगे किसी चीज़ को लेकर तो हमारा ध्यान उस टॉपिक से भटकेगा। अब कोई ये तो है नहीं कि कॉपी देख रहे हैं और लिख दे रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। तो दिमाग से वे चीज़ें जो और अच्छा बताने का प्रयास करेंगे वो डाइवर्ट हो जाएंगी। लेकिन अगर कोई भी प्रॉब्लम है हमारे किसी भी स्टूडेंट को, वो तुरंत कमेंट करे टॉपिक ख़त्म होने के बाद, और टॉपिक से रिलेटेड कमेंट करेगा तो उसके लिए उस समय ज़्यादा बेहतर होगा और मेरे लिए भी। तब हम उस टॉपिक से भटकेंगे नहीं पता चला हम पढ़ा रहे हैं प्रागैतिहासिक काल और उन्होंने पूछ दिया पाल शैली के पिता कौन थे, बस वही फिर हम बताने को तो चले ही जाएंगे प्रागैतिहासिक काल को छोड़ के, लेकिन वो हमारे दिमाग से थोड़ा सा हट जाएगा। बस इतना ही अंतर है, नहीं तो मैंने तो ये भी कह रखा भाई एनी टाइम एनी क्वेश्चन। अब पाषाण काल
है ना, क्लियर हो गया। रॉबर्ट ब्रुसवुड को कहा जाता है, क्यों कहा जाता है ये भी क्लियर हो गया होगा। बात समझ में आ गई ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट में क्या आप पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे पूरा पाषाण काल। इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। प्रागैतिहासिक काल जो हम बार बार कहते आ रहे हैं, इस शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? तो इस शब्द का जो प्रागैतिहासिक काल हो रहा है, इस शब्द की बात हो रही है। इस शब्द का प्रयोग कब हुआ? 1851 में। ये महत्वपूर्ण नहीं हो सकता। किसने किया? डेनियल विल्सन ने किया। ये इंपॉर्टेंट बन सकता है कि डेनियल विल्सन ने प्रागैतिहासिक काल में क्या किया है। तो उन्होंने प्रागैतिहासिक काल में प्रागैतिहासिक शब्द का प्रयोग किया, बस, और कोई कार्य नहीं किया। इनकी पुस्तक है जिसका नाम, ये भी महत्वपूर्ण है, इनकी पुस्तक भी पूछी जा सकती है, द आर्कियोलॉजी एंड प्री हिस्टोरिक एनालिसिस ऑफ स्कॉटलैंड। पुस्तक का नाम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा यह किसकी लिखी पुस्तक है। आप कहेंगे कि डेनियल विल्सन की है। इसमें इन्होंने एक शब्द दिया जिसका नाम है प्रागैतिहासिक। इसका विभाजन देख लेंगे। विभाजन कहे चाहे वर्गीकरण कहे, दोनों बातें एक ही हैं। वर्गीकरण 3 चरणों में हुआ है। वर्गीकरण 3 चरण में हुआ है और 3 चरण में वर्गीकरण करने वाले कौन थे? C.J. थॉमसन। कौन थे? C.J. थॉमसन। और ये कहाँ के थे? डेनमार्क के राष्ट्रीय संग्रहालय के अध्यक्ष थे। इन्होंने इसका विश्लेषण किया था, इसका डिवाइडेशन किया था, इसका वर्गीकरण किया था C.J. थॉमसन ने। अच्छा, एक कमेंट आया था कि भाई C.J. थॉमसन ने जब वर्गीकरण किया तो डॉक्टर प्राइमरोज ने क्या किया? एक चीज जान लीजिए कि मैंने बताया ना कि वर्गीकरण C.J. थॉमसन ने किया। जॉन लोबाग, डॉक्टर प्राइमरोज, रॉबर्ट ब्रुसवुड, D.P.S. द्वारिकेश, इन सबका नाम शामिल है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन इनके कार्य अलग अलग हैं। थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। अब इसके 3 भाग हुए। किसने किया? C.J. थॉमसन ने कर दिया। नाम दिया पूरा पाषाण काल, इसको इंग्लिश में कहा पैलियोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल मेसोलिथिक एज और नव पाषाण काल नियोलिथिक एज। अब हम एक एक काल को पढ़ना शुरू करेंगे। यहाँ पे हम खाली पेज लाना चाह रहे हैं। यहाँ पे खाली पेज लाना चाह रहे हैं। अब ये हम आपको इसको लिखकर पढ़ाना चाह रहे हैं और अच्छे से समझाना चाह रहे हैं भाई कि पूरा पाषाण काल है क्या। पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल ये बहुत प्राचीन काल है, बहुत पहले का काल है, बहुत पहला काल है, या हम कह दें यही सबसे पहला काल है। पूरा पाषाण काल ये अपनी कहानी खुद बता रहा है कि पूरा पाषाण मतलब पाषाण से भी प्राचीन, पूरा पाषाण काल पाषाण से भी प्राचीन, लेकिन ऐसा है नहीं। पाषाण काल का ही एक ये अंग है।
प्रागैतिहासिक काल का ही एक ये अंग है पुरापाषाण काल। और ये नंबर 1 पहला काल है ये। इसके भी 2 भाग हुए, इसके भी क्या हुए, 2 भाग हुए। सुविधा के अनुसार समझने के हिसाब से इसको एक भाग किया गया उच्च पुरापाषाण काल और दूसरा किया गया निम्न पुरापाषाण काल। उच्च पुरापाषाण काल और एक दूसरा किया गया निम्न पुरापाषाण काल। अब इसी में सब कुछ शुरू हुआ है। उच्च पुरापाषाण काल में ही चित्रकला की सबसे पहले औजार, अभी औजार के जनक, खोजे जाने के जनक बताए थे ना, औजारों की खोज, औजारों की शुरुआत हुई, औजारों का आविष्कार हुआ। यही पहली कला थी, यही पहली कला थी। क्या थी? औजार बनाना प्रागैतिहासिक काल के मानव ने सबसे पहली बार शुरू किया था। ये हुआ। इसके बाद यही के मानव ने चित्रकला प्रारंभ की, चित्रकला प्रारंभ की और पहली बार यहाँ के मानव ने रंगों में, पहली बार यहाँ के मानव ने रंगों में लाल और हरा, लाल और हरा रंग का, लाल और हरे रंग का प्रयोग किया। अब देखिए लॉजिक की बात तो अब शुरू होती है। अब प्रश्न बनता है कि पुरापाषाण काल का मानव किन रंगों का प्रयोग करता था? ऑप्शन दिया लाल सफेद, लाल पीला, लाल नीला और लाल हरा। ये प्रश्न बना। लेकिन क्या पीले का प्रयोग नहीं करता था? क्या नीले का प्रयोग नहीं करता था? क्या सफेद का प्रयोग नहीं करता था? करता था, बिल्कुल करता था। लेकिन जब शुरू किया चित्रकारी तो उसका जो मुख्य रंग था वो लाल था और लाल के साथ क्या था? हरा था। तब क्या था? लाल के साथ हरा था। अब लाल के साथ जहां पर हरा जुड़ेगा वही आंसर सही होगा। जैसे अगर हम यहाँ पे ए ऑप्शन रख लें लाल, तो क्या ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? हरिओम विश्वकर्मा जी, अरुणिमा चौधरी, बताइए क्या हम अगर लाल अलग निकाल कर रख लेंगे तो क्या सही हो जाएगा वो? नहीं होगा, बिल्कुल ये वाला आंसर हमारा सबसे सही आंसर माना जाएगा। तो यहाँ के मानव ने जब चित्रकारी शुरू की थी तो किन रंगों से चित्र बनाए थे? लाल और हरे रंग से चित्र बनाए थे। ना खाली लाल और ना खाली हरा, मुख्य इनके 2 रंग थे। कौन कौन से? लाल और हरा। बात समझ में आ गई ना? पहली बार मानव ने किन रंगों का प्रयोग किया? लाल और हरे रंग का प्रयोग किया। पहली बार मानव ने किस कला का उल्लेख किया, उपयोग किया, आविष्कार किया? औजार का। चित्रकला की शुरुआत, औजारों की कला की शुरुआत उच्च पुरापाषाण काल में हुई। और उच्च पुरापाषाण काल कहाँ से आ रहा है? पुरापाषाण काल से आ रहा है।
किसी को भी, हमारे जितने स्टूडेंट लाइव होकर पढ़ रहे हैं, किसी को भी किसी प्रश्न में कोई प्रॉब्लम होगी वो तुरंत कमेंट करें और मैं उसका उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। आप यहाँ समय देंगे, पैसा देंगे तो हम चाहेंगे आपको सफलता भी मिले और आपकी समस्याओं का समाधान हो। अब आप समझिए कि पूरा पाषाण काल से क्या आ सकता है और क्या नहीं आ सकता, क्या हमें छूना ही नहीं है और क्या हमें पढ़ना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि पूरा पाषाण काल का समय क्या है। किसी भी चीज को पढ़ने के लिए, समझने के लिए हमें समय पर जाना पड़ेगा। बिना समय के, मैंने कहा ना, पहले आप अपना एम निर्धारित करें कि हमें करना क्या है, फिर आगे चले। आपको असफलता कभी मिलेगी ही नहीं। सबसे पहले इसका समय लर्न कर लीजिएगा। इसका समय क्या रहा है? इसका समय है 30,000 ईसा पूर्व से लेकर कितना, 25,000 ईसा पूर्व। 30,000 ईसा पूर्व से लेकर कितना रहा है, 25,000 ईसा पूर्व। अब प्रश्न बन गया, प्रश्न बना, हम भी अपनी 2 कॉपी बना लें। एक कॉपी हमारी ये है कोर्स की और दूसरी कॉपी हमारी है प्रश्न की, और हमारे बच्चे भी बना लें प्रश्न की और कोर्स की। तो प्रश्न बना हमारा कि पूरा पाषाण काल का समय क्या था। ये प्रश्न बना, ऑप्शन बना हमारा मान लो ये ऑप्शन हमें मिल गया। अब क्या करें? अखिलेश कुमार यादव जी बताइए, अब हमें क्या करना चाहिए? माला सिंह जी, देखिए ध्यान दीजिएगा मेरी एक छोटी सी बात पर। ये छोटी बात है लेकिन आपके 5 नंबर बचा लेगी। अभी जब 2021 में परीक्षा हुई और प्रश्न आया कि मध्य पाषाण काल का समय क्या है, और आयोग ने 6,000, 4,000, 1,000 दे दिया, तो बहुत से हमारे विद्वान स्टूडेंटों ने, यहाँ तक कि बहुत से टीचरों ने जो विद्वान हैं, उन्होंने क्या काम किया, 1,000 ईसा पूर्व लगा दिया। क्यों लगा दिया? क्योंकि उन्होंने इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार पढ़ाई नहीं। और ऐसा बहुत लोगों के साथ में हुआ। तो हमारी एक शिष्या ने कहा, मैं ऐसे ही बात कर रही थी ऑफलाइन क्लास में, तो हमारी एक शिष्या ने कहा कि मैंने तो सोचा मैम कि वो कही कि मैं जानती थी कि ये गलत है, ये सही नहीं है, 1,000 जो दिया है वो सही नहीं है, यहाँ पे 10,000 होना चाहिए था। और उसने कहा कि मैंने एक 0 अपने आप से बढ़ा लिया और मैंने सोचा कि आयोग से एक 0 छूट गया है। तो ऐसा भी होता है, लेकिन आयोग से एक 0 नहीं छूटा था, वो आयोग ने भ्रम उत्पन्न
पढ़ने के लिए ऐसा दे रखा था। बहुत हंसी आई मुझे इस बात को लेकर। क्यों जानते हैं उसके मन में ये विचार आया ही क्यों? इसलिए आया कि बहुत से प्रश्न में मिसप्रिंटिंग होती है। उसने सोचा ये कि मिसप्रिंट हो गया है, इस वजह से ऐसे दे दिया है। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं इस बात को इसलिए यहाँ बताना चाह रही हूँ कि जब भी आपको ऐसे ऑप्शन मिले तो एकदम टूट नहीं पड़ना है, उसमें बहुत विनम्रता दिखानी है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार ये पढ़ लेना, क्योंकि मैं ऐसे ही उत्तर देती हूँ, नहीं तो पता चला कि 30,000 देना है और 3,000 फटाक से दे दिया। तो इसका उत्तर ये है। लेकिन मेरा प्रश्न ये समझाने का था नहीं, मेरा प्रश्न आपको समझाने का था कि अगर ये प्रश्न और ऑप्शन की जो उठा पटक है ये ना मिली हमें, तो जैसे हमने कहा अभी कि ये ऑप्शन हमें नहीं मिला, ये ऑप्शन हमें मिला ही नहीं, अब क्या करें भाई? मान लीजिए इसकी जगह पे उत्तर हमें मिल गया, ऑप्शन हमें मिल गया 10,000 ईसा पूर्व। अब हमें क्या करना चाहिए? अब यहाँ पे हमें मिल गया 10,000 ईसा पूर्व, तो हम कहाँ जाएं पुष्पा जी बताइए? सुजाता आनंद जी, अब हमें कहाँ जा? बिल्कुल हमें तनिक भी बिना सोचे समझे 26,000 ईसा पूर्व पर चले आना है, क्योंकि भाई इसका समय 30,000 से लेकर 25,000 ईसा पूर्व तक तो था ही, तो हम क्यों ना आए? आना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ चले आएंगे। यही मेरा मेन मकसद था इस समय को लेकर, जैसा ऑप्शन रहे, और होशियारी ये दिखाना कि वहाँ पर बेवकूफ बन जाना। भाई हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 ऐसे करके पढ़ लेंगे तो कोई हम छोटे नहीं हो जाएंगे। हमारा दिखावा में नहीं है, हमको सब आता है, हम बिल्कुल राजा महाराजा की तरह पेपर करेंगे खटाखट। तो खटाखट वाला हिसाब ना करना, बहुत सूझबूझ के साथ उत्तर देना। उत्तर देने का मौका बार बार मिलता नहीं है, ये जान लीजिएगा। एक ही OMR, एक ही पेपर, एक ही रिजल्ट, ये नहीं कि लगा दिया फिर जो है बिल्कुल निकटतम उत्तर जो होगा वही लगाइएगा। अब हम बात करते हैं इसके समय की, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समय बहुत बार पूछा जा चुका है। 3 समय जरूर लर्न कर लीजिएगा, एक पूरा पाषाण काल का, एक मध्य पाषाण काल का, और तीसरा नव पाषाण काल का। बात समझ में आई ना सुरभि? अब बात करते हैं पूरा पाषाण काल का मानव, आखिर इसकी उपलब्धियां क्या थी? उपलब्धियां, ये उपलब्धि मतलब है कि यहाँ का मानव क्या करता था और क्या नहीं जानता था। इसमें सारी चीजें हम मेंशन करेंगे। जैसे पूरा पाषाण काल का मानव जंगल में रहता था। कहाँ रहता था? जंगलों में। जंगलों में, नदियों के किनारे, जंगलों में रहता था, नदियों के किनारे रहता था, और पूर्णतः नग्न था। क्या था? पूर्णतः नग्न था। यहाँ का मानव आखेटक, पूर्णतः आखेटक था। इस आखेट की प्रवृत्ति ने मानव का पालन पोषण किया था। इस आखेट की प्रवृत्ति ने मानव का पालन पोषण किया था। क्या लिखा है भाई? 30,000 से 25,000 दोनों रहेगा, तो पहले क्या करें? 25,000 करें या 30,000 करें? देखिए, जैसे आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है लोटन कुमार जी। अभी हम आपका प्रश्न लेते हैं, थोड़ा सा इसको समझ लेने के बाद। उपलब्धियां यहाँ पे क्या रही, मानव के विषय में हम पहले जान लेते हैं, फिर उसकी चीजों के विषय में जानेंगे। तो यहाँ का मानव जंगलों में, नदियों के किनारे, पूर्णतः
नग्न रहता था, कपड़े नहीं पहनता था, कपड़े पहनना नहीं जानता था, वो जानता ही नहीं था कि कपड़ा क्या होता है। अब खाता क्या था? तो यही जो आखेट करके लाता था। और किसका आखेट करता था? जानवर का। जानवर का आखेट करके लाता था और ये इसका भोजन था। ना ही यहाँ का मानव सुनना जानता था और ना ही बोलना जानता था। सुनना और बोलना दोनों ही नहीं जानता था। अब यहाँ का मानव जब थोड़ा सा दिमागदार हुआ, थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयास किया, तो उसने क्या बनाया? औजार बनाए और इन्हीं औजारों से आखेट करना शुरू किया। और जब औजार बन गए और खाना इसको मिल गया, भोजन मिल गया, और भोजन में क्या मिल गया? जानवर मिल गया। भोजन में इसका पेट भरने लगा, तो यह खुश होकर, यह क्या करने लगा? खुश होकर चित्र बनाना शुरू कर दिया। चित्र बनाने लगा। चित्र बनाने में लग गया। कुछ समय बीता। अब उसको ठंड भी लग रही थी, ठंड भी लग रही थी और कच्चा मांस अच्छा भी नहीं लग रहा था। तो इसने आग का आविष्कार कर लिया। आग का आविष्कार कर लिया। और ये सब हो कहाँ रहा था? ये सारी चीजें हो रही थी दक्षिण भारत में। ये सारी चीजें कहाँ हो रही थी? दक्षिण भारत में हो रही थी। और दक्षिण भारत ही मेन केंद्र था उस समय। एक ही जगह ये लोग रहते थे, बहुत ज्यादा जगह पर नहीं गए थे, नहीं जा पाए थे। बहुत सीमित और संकुचित दायरे में ये अपना जीवन यापन कर रहे थे। तो आग की खोज हुई, औजार की खोज हुई और चित्रकला की शुरुआत हुई। कहाँ? पुरा पाषाण काल में। तीन चीज को लर्न कर लीजिएगा। आग की खोज कब हुई? अच्छा प्रश्न बनता है। चित्रकला की शुरुआत कब हुई? अच्छा प्रश्न बनता है। और यहाँ का मानव कहाँ निवास करता था? जंगलों में। अभी घरों में नहीं गया है, अभी समुदायों में नहीं रह रहा है, अभी बस्तियों में नहीं रह रहा है। ये जान लीजिए। बात समझ में आई? ये पूरा पाषाण काल की बात हो रही है। अब हम आगे बढ़ते हैं और दक्षिण भारत के कौन कौन से स्थान थे जहां पर मानव रह रहा था। तो दक्षिण भारत के कौन से स्थान थे जहां पर मानव रह रहा था? अंगोला, कुडप्पा और चिंगलेपुत। अंगोला, कुडप्पा और चिंगलेपुत जैसे स्थानों पे प्रागैतिहासिक काल में पूरा पाषाण काल का मानव निवास करता था। अभी ये बहुत बड़े क्षेत्र में नहीं गया है, एक ही स्थान पर इसने अपना निवास बनाया है। और वह कहाँ है? जंगल है। कहाँ है? खुले मैदान है, नदियों के किनारे हैं, यहाँ पे मानव रहता था। अब प्रश्न अगर बन गया, मानव मतलब प्रागैतिहासिक काल की बात हो रही है, तो प्रागैतिहासिक काल का मानव प्रागैतिहासिक काल के मानव की उत्पत्ति का
प्रथम क्षेत्र माना जाता है। ऑप्शन है दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, उत्तर भारत, पश्चिम भारत। आपका सही उत्तर क्या होगा? दक्षिण भारत। बात समझ में आई? ये सबसे प्राचीन स्थल है। सबसे प्राचीन मतलब समझ ही पा रहे होंगे, जब पूरा पाषाण काल का है तो भाई सबसे प्राचीन तो हो ही गया। यहाँ के मानव को क्वार्टिजाइट के नाम से पुकारा जाने लगा, क्योंकि बहुत ही संघर्षशील मानव था, बहुत संघर्ष कर रहा था, कुछ भी नहीं था। जैसे आप कभी प्रयागराज आएंगे पढ़ने या नौकरी करने, कुछ भी करने आएंगे, यदि आप पहली बार आए हैं या दिल्ली जाएंगे, मुंबई जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, तो आपको कुछ दिन समय लगेगा, आपको स्टेबल होने में टाइम लगेगा। वही चीज़ इसके पास भी था। जब मानव ने जन्म लिया तो उसे क्या ही पता था कि क्या खाना है, क्या पहनना है, कैसे रहना है। धीरे धीरे उन्हीं संघर्षों के बीच वो आगे बढ़ा। जितना संघर्ष हम लाइफ में करते हैं उतना ही हमें ईश्वर ज्ञान देता है, उतनी सद्बुद्धि हमें प्राप्त होती है। संघर्ष भी हमारे जीवन का बहुत आनंदित समय होता है। जो संघर्ष नहीं किया होता उसे क्या ही पता आलू कहाँ है, धान कैसे उगाया जा रहा है, गेहूं कैसे पैदा किया जा रहा है, उसे क्या पता। जो पढ़कर खड़ा होता है, जो आयोग से चयनित होकर जाता है उस टीचर में, और जो अब तो खैर ये विधा ही खत्म हो गई, नहीं तो पहले प्रबंध तंत्र जो समिति होती थी वह भी नियोक्ता होता था, वह भी नियुक्ति कर देता था। अब वो चीज नहीं रह गई है। तो उस टीचर में और आप में जमीन आसमान का फर्क दिखेगा। क्यों दिखेगा पता है? ऐसा नहीं है कि उनको जानकारी नहीं है, खूब है, लेकिन आप संघर्ष कर कर वहां तक पहुंचे हैं। तो जो संघर्ष किया है वो सोने की तरह हमेशा चमकता रहेगा, और जो संघर्ष नहीं किया, खाली डिग्री पे डिग्री, डिग्री पे डिग्री गांव से और जगह से दूर दूर से लेकर बैठ गया, वो क्या ही जानेगा कला क्या है, नहीं जान सकता। तो ये जो दक्षिण भारत है ये पहला स्थल माना जाता है, और यहाँ का मानव इतना प्रयासरत था, अपने आप को किसी तरीके से उस वातावरण में ढालने का प्रयास कर रहा था, और इसीलिए उसको क्वार्टिजाइट मैन के नाम से पुकारा गया, जाना गया। ये क्वार्टिजाइट है क्या? ये एक तरीके का पत्थर है, इसीलिए उसको पत्थर का मानव तक संबोधित कर दिया गया, इसीलिए किया गया। बस बात समझ में आ रही है सबको? इतना इन्होंने संघर्ष किया कि जब लास्ट टाइम प्रागैतिहासिक काल को पढ़ते पढ़ते पुरातत्ववेत्ता, वैज्ञानिक, समझदार व्यक्ति, विद्वान सब जाने, तो इनको क्या कहा? क्वार्टिजाइट मैन के नाम से बुलाना शुरू कर दिया। ये है हमारा पुरा पाषाण काल। पुरा पाषाण काल में रंग की पहली प्रवृत्ति देखने को मिलती है, चित्रकला की देखने को मिलती है, औजारों की मिलती है, और आग की मिलती है। मानव जंगल में रहने लगा। अब चित्रकारी जब मानव ने किया तब उसके विषय क्या रहे? तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ विषय के रूप में जानवर रहे। यहाँ पर विषय के रूप में क्या रहा? जानवर रहा। और कैसा जानवर? बड़ा बड़ा जानवर, बड़े बड़े जानवर, जैसे घोड़ा, जिराफ, भैंसा,
बैल, ये सब बड़े बड़े जानवर रहे, इनके चित्र इन्होंने बनाए। भालाधारी मानव, ये सब नहीं बनाया यहाँ पे। हाथी, घोड़ा, जिराफ, गैंडा, भैंसा, बड़े बड़े जानवर बनाए चित्रों में। और चित्र बहुत बड़े बड़े नहीं बनाए थे, लेकिन जानवर बड़े बड़े जो थे उन्हीं को चित्रित करता था, छोटे जानवरों से नहीं, उसको कोई डरे नहीं था। हिरण, बिल्कुल, बारहसिंघा, ऐसे जानवरों का चित्रण किया। ये था हमारा पहला काल, प्रागैतिहासिक काल का पहला काल, जिसे हमने क्या नाम दिया? पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल के दो भेद किए, एक है आपका उच्च पुरापाषाण काल, दूसरा है निम्न पुरापाषाण काल। निम्न को छोड़ दीजिए, उच्च को पकड़ लीजिए। जो भी जानकारी हमें मिली, जैसे औजार, जैसे चित्रकला, जैसे आग की खोज, ये सब कहाँ हुआ? पुरापाषाण काल में हो चुका था। यहाँ का मानव आखेटक था, आखेट करता था, अपना पेट भरता था, कोई अन्य उपलब्धि नहीं हासिल थी और कहीं नहीं जाकर रहता था। सिर्फ अंगोला, कुडप्पा, चिंगलीपुत जैसे स्थानों में रहा करता था। ये बात एकदम कंफर्म हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी। कल की क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। इसके बाद प्रागैतिहासिक चित्रकला के प्रमुख केंद्र, उनसे बने चित्र, और आपको हर क्लास में एक बेहतर जानकारी आपको मिलती रही है। और इस क्लास में हम ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ेंगे जिससे आपका 1% भी लॉस हो। जितना मैं अपने लिए संघर्ष किया है, जितना मैंने पढ़ा है, उससे कहीं ज़्यादा आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच। अभी आप लोग 5 मिनट के बाद ब्रह्मास्त्र स्पेशल बैच में एक बार फिर से ज्वाइन हो जाइए। और एक बात, जिन लोगों ने इस क्लास को नहीं लिया है वो क्लास जरूर लीजिए, चाहे जैसे। मैं नहीं जानती कि कैसे आपको लेना है, लेकिन लेना जरूर है यदि सफल होना है तो। थैंक यू सो मच।